हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। ये वीडियो आपको आई थिंक 10 साढ़े 10 के आसपास अपलोड पे मिल रही होगी क्योंकि मैं इसको बैठ कर के ही ऑलमोस्ट 9:15 पे बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूनिट नंबर 6 है। कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म हो, जहाँ तक, क्योंकि वीडियो बनाने में हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। लगता है कि 1 घंटे की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली 1 घंटे में बनती नहीं है बच्चों, वो लगभग 2 घंटे ले जाती है। और 2 घंटे तक एक ही मुद्रा में, एक ही पोस्चर में बैठे रहना, वो भी शरीर की बात है, तो थोड़ा सा दर्द वर्द हो जाता है। तो कहने के मुताबिक आज 4 वीडियो अपलोड करना था, तो ये तीसरी वीडियो ही अपलोड हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस स्पीड से अगर 3-3 वीडियो भी रोज़ होगी तो आई थिंक एक हफ्ते में इतना कुछ हो जाएगा कि आपको लगेगा, अब तो लगता है कोर्स पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक हफ्ते तक मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। हाँ, और होली यानी कल कल के दिन में भी कोशिश तो रहेगी 3 वीडियो, जैसे आज आए 3 वीडियो कल भी आए, कोशिश ये रहेगी। लेकिन कम से कम 2 वीडियो तो बनेगी। एक सुबह सुबह ही बना दूंगा, ठीक है। वैसे सुबह तो हो सकता है सुबह में थोड़ा लेट हो, बाकी बन जाएगी। चलिए टॉपिक टॉपिक पे आते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन रियल पे सीखा था, अब कॉम्प्लेक्स पे इंटीग्रेशन सीखना है, कॉम्प्लेक्स फील्ड पे इंटीग्रेशन सीखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ जाती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा कॉन्टिन्यूस कर्व। क्या होता है कॉम्प्लेक्स के केस में? कॉम्प्लेक्स के केस में कॉन्टिन्यूस कर्व क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूस का वर्ड का तो एक ही मतलब है कि ऐसा कर्व, चाहे वो रियल में हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो, जो कभी भी ब्रेक ना हो, दैट डू नॉट हैव एनी ब्रेक, और दैट डू नॉट गिव यू एन इनफाइनाइट वैल्यू या नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो ऐसा कर्व हमारा हमेशा से क्या होता है? एक कंटिन्यूस कर्व होता है। z जैसा मैंने ले लिया, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। यहाँ पे x को मैंने फाई ऑफ टी ले लिया है, मतलब फंक्शन ऑफ टी ले लिया है, प्लस आई, और y को मैंने ले लिया है साई ऑफ टी। तो यहाँ पे t हमारा पैरामीटर है। आप कह सकते हो वेयर 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 x जो है वो फाई ऑफ टी होगा, और y जो है वो साइन ऑफ टी होगा। ठीक, यहाँ पे जो हमारी t है बच्चों, t की वैल्यू कुछ ना कुछ डेफिनेट तो लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा t क्या है? पैरामीटर है। तो मान लेते हैं वो अल्फा से बीटा तक है। ठीक, अब ये कर्व कभी टूटना नहीं चाहिए, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस कर्व बोलते हैं। ठीक, कॉन्टिन्यूस कर्व है भाई, कर्व है। पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, तो पॉलिनोमियल टी में होगा, तो उसकी भाई आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी बात जो है हमारी, वो है अपनी मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, ये जो ऊपर के जो हमारे इक्वेशंस आपके सामने लिखे, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन x वाला इक्वेशन नंबर 2 है, और y वाला इक्वेशन नंबर 3 है। अगर मोर देन वन वैल्यू ऑफ t, वन वैल्यू ऑफ t satisfied by equation 1, 2, 1, 2 एंड 3, इन तीनों मतलब इक्वेशंस में एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर सेटिस्फाई कर गई, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। ठीक है, ठीक है ना? ये तो बात, छोटी छोटी बातें चल रही हैं अभी। उसके बाद आ जाओ, जॉर्डन अर्क क्या होता है? जॉर्डन अर्क क्या होगा? देखिए, जॉर्डन अर्क जो है बच्चों, वो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई अर्क, कोई कॉन्टिन्यूस अर्क है हमारा, जैसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई एक अर्क जा रहा है, वो स्टार्ट और एंड, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट उसका सेम पड़ जाए। मतलब
अगर हम बोलें कि कॉन्टिन्यूस कर्व होना चाहिए विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें एक भी मल्टीपल पॉइंट ना हो, मल्टीपल विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स। इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, और स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर सेम, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे ख़त्म हो। जैसे सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, तो दीज आर कॉल्ड, अगर ऐसा कुछ होता है, टी इज इक्वल टू, मान लो स्टार्टिंग हमने अल्फ़ा से की, इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू बीटा, दोनों बराबर आ जाएं, देन ये जो कर्व होगा हमारा, मान लीजिए सी कर्व है, देन सी इज कॉल्ड, नाम सुनिएगा ध्यान से, कॉल्ड सिंपल जॉर्डन क्लोज्ड कर्व। इसे क्या बोलेंगे? सिंपल जॉर्डन क्लोज्ड कर्व। इसमें एक भी मल्टीपल पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू टी की हमारी उस वे में हेल्प नहीं कर पाएगी, मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी उन तीनों इक्वेशन को जो मैंने अभी जस्ट पहले लिख के बताया आपको। ठीक है, अब आते हैं, मेन हेडिंग हमारी शुरू होती है सही से देखा जाए तो यहाँ से, कंट्यूर। तो क्या होता है भाई कंट्यूर? अब इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कंट्यूर, नाम ही नया लग रहा है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए अगर हम कहें कि कोई चेन बना दे, है ना, अ चेन या अ कंटिन्यूस चेन बोले तो ज़्यादा अच्छा बोलेगा, अ कंटिन्यूस चेन with finite number of arcs, finite number of arcs। अभी समझाते हैं क्या मतलब है नंबर ऑफ arcs। arcs अगर मान लेते हैं हमने एक ग्राफ बनाया, उसमें देखिए ऐसे एक चेन हुआ, एक ये चेन, एक ये चेन, देखिए कंटिन्यूस है ना, लेकिन हमने क्या किया, कितनी चेन जोड़ी, 1 2 3 4 5, यहाँ तक जोड़ दी, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये चेन बना दी। ठीक है, ये टी की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा है, और यहाँ पे टी की वैल्यू बीटा है। फाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स है, 5 चेन्स ऐड कर दी, और ये हमारा एक क्या बन गया, एक जो भी ये जो भी हमारी एक तरह की ग्राफ बनी उसे कंट्यूर बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। अब अगर हम इस, ये तो लाइन एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इसका क्या निकाल सकता हूँ, ये लाइन ही तो है, कर्व्ड लाइंस हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड पे। तो अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हमें कहना हो कि भाई इसकी लेंथ बताइए, इसके अलोंग अगर हम इंटीग्रल बनाएं, लाइन इंटीग्रल वैसे बनता है इसके अलोंग, कुछ लोग जानते भी होंगे, तो वो क्या होगा, तो लिख देते हैं, देखिए इंटीग्रल अलोंग, अगर इसके अलोंग हम इस सी कर्व के अलोंग चलें और इस पॉइंट का नाम ले लें ए, कैपिटल ए, और इसका नाम दे दें कैपिटल बी, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इंटीग्रल अलोंग दिस इंटीग्रेशन ए से बी, यानी ए बी लिख दिया मैंने, और फंक्शन मान लेते हैं हमारा z का है, यानी कॉम्प्लेक्स है, और डी जेड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये तो फिलहाल ओपन है, और इसी को अगर हम क्लोज कर दें, मान लीजिए ऐसे से गया और ऐसे आके इधर जुड़ गया, मान लेते हैं स्टार्ट हुआ यहाँ से और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये बंद हो गया जा करके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्लोज्ड कर्व है ना, इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे सी, सिंपल सा सी, सी मतलब क्लोज्ड भी है और सी मतलब कर्व भी है एक तरीके से, तो हालांकि बात वही पड़ेगी, क्लोज्ड कर्व के लिए ऐसे बना देंगे साइन। ठीक है, क्लोज्ड कंट्यूर ऐसे बना दिया जाता है। कहीं कभी कभी यहाँ इसको हम लोग क्लोज दिखाने के लिए बच्चों ऐसे बना देते हैं, ए ऐसे, ये देखिए इसका मतलब भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्लोज्ड होता है, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन को क्लोज कर दिया इसने, बाउंडेड है एक तरीके से। जैसे अभी हमने एग्जांपल क्या दिया था, इसके लिए एग्जांपल क्या क्या हो सकता है बच्चों, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको क्लाउड में बंद कर देता हूँ। ठीक, याद रखिएगा इसे कंट्यूर बोलते हैं। चलेगा, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमें आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके जाएगा उसका नाम है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। वही जिसकी बात मैं पहले थोड़ी सी कर चुका हूँ। लाइन इंटीग्रल यानी लेंथ ऑफ अर्क की बात करते हैं एक तरीके से, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल। लाइन जब भी बनती है, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे सिंपल लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उसमें लाइन इंटीग्रल की बात की जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात किस तरीके से करनी है। हम मान ले रहे हैं, एक मैंने ग्राफ ले लिया जैसे कि पिछले अभी पीछे बनाया था हम लोगों ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेते हुए। एक सेकेंड, ये मान लेते हैं हम हमारा, एक सेकेंड, ये इस तरीके से, ठीक, मान लेते हैं ये हमारा क्या बन गया, एक कंट्यूर बन गया, चेन की तरह बना दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं। स्टार्ट मैंने किया है यहाँ से, जो कि क्या है वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू है z नॉट इज इक्वल टू ए, ठीक। और लास्ट वाली जो वैल्यू है हमारी, वो लास्ट वाली वैल्यू को मान लेते हैं वो zn है इज इक्वल टू बी, ठीक। ये वाला पहला वाला जो मोड है वो z1 है, दूसरा वाला z2 मान लेते हैं, तीसरा वाला z3 है मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते मान लेते डॉट 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 करके यहाँ पे आ गया हमारा जेड के मान लेते जेड के मोड आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते हम लोग जेड एन, या उससे पहले अगर और आगे बढ़ते मान लेते ये वाला जेड एन माइनस वन है, और उसके जस्ट आगे वाला जेड एन आ गया, ठीक है। अच्छा, इनके बीच बीच में, ये तो सब जेड जेड है, इन सब के बीच में हम एक एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, जीटा वन, जीटा नॉट पहले एक हो गया, फिर दूसरा वाला जीटा वन हो गया, फिर जीटा वन हो गया, उसके आगे बढ़े जीटा टू हो गया, ऐसे डॉट 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 बढ़ते गए, तो यहाँ पे आ गया जीटा के, है ना, ठीक है। तो ऐसे जीटा की सारी वैल्यू हो गई। और जब एन की बारी बात कर रहे हैं तो एन के पास में जो होगा हमारा वो जीटा एन हो जाएगा, ठीक। ये मतलब एक हमने पॉइंट्स के नेम दे दिए, नीचे लोअर बाउंड पे जेड करके दे दिया और अपर बाउंड पे जीटा करके दे दिया। इसे क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, जीटा, ZETA, ठीक। बात समझ में आई। अब अगर हम इस पूरे लेंथ को अगर हम स्ट्रेट खींच दें, मतलब ये तो ऐसे घुमा हुआ है ना, इसको सीधा कर दें, तो हमारी एक लाइन बन जाएगी। अब लाइन को हम टुकड़ों में अगर तोड़ते चले जाएं, ठीक है, लाइन के टुकड़े करते, जैसे आपको याद होगा हम लोग क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एक एप्लीकेशन पढ़ते थे, जिसमें हम लोग एरिया निकालते थे, तो क्या करते थे, इंटीग्रेशन लिखते थे वाई डी एक्स कर देते थे ना, या इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, जिसकी हमें लिमिट पता होती थी उसी के अराउंड हम लोग अपने स्ट्रिप को घुमा देते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, सम करेंगे उन सारे पार्ट्स का जो हम पार्ट्स में इनको तोड़ रखे हैं। हमने क्या किया भाई, सम लगाया, कितने हैं, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जानी है, कितनी वैल्यूज़ हैं, n वैल्यूज़ है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे जब आपको आगे बढ़ना है तो एक पहले Z2, देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी, हम आगे बढ़ के वैल्यू ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 1 होगा, जीटा वन, जीटा टू, जीटा थ्री, ये नहीं होगा जीटा, हाँ रुकिए, यहाँ पे अपना होगा जीटा वन,
सेकेंड, ज़ीटा 1, ज़ीटा 2, ज़ीटा 3 और आपका यहाँ पे आएगा ज़ीटा के, और आगे बढ़ेंगे तो जेड एन से पहले ज़ीटा एन, हाँ पहले होगा ना वैल्यू, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट की वैल्यू तो ए है, उससे पहले कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू आर इज इक्वल टू 1 से हम एन तक जाएंगे, और जो हम लिखते थे ना इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब समहित होता है, और वाई जो लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स होती है एक तरीके से, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीटा हो जाएगा, ज़ीटा आर, ठीक। इसको थोड़ा मैंने लेफ्ट में खिसका लिया, और उसके साथ साथ क्या होता था डी एक्स, डी एक्स मतलब यहाँ पे जेड आर माइनस 1, बट डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यानी एक्स की दो वैल्यूज़ का अंतर, x2 माइनस x1, वैसे यहाँ पे भी लिख दिया गया। तो ये जो आपके सामने बच्चों आता है, ये सम ही तो आता है, n पार्ट्स जो हमारे रिंग के n पार्ट से, पहला पार्ट, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, ऐसे कहते हैं कितने रिंग है, n रिंग्स है, तो सबकी लेंथ को हमने ऐड कर दिया, तो SN लिख दिया भाई, है ना। अब इसी को ही हम लोग, और हम इसे और क्या लिख सकते हैं, SN का एक और फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, और पार्ट है ये, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक गए हम एफ जेड और डी जेड, ठीक। इसकी जगह पे आप सी भी लिख सकते थे और बी की जगह पे, क्योंकि कर्व हमें पता ही है पूरा कर्व है, ठीक है। इसे हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, और एक नाम इसका और है, इसे क्या बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है। इसका एक और नाम है क्या, ए बी, क्योंकि ए और बी इसकी क्या है, लिमिट्स है, इनिशियो मेथड, ठीक। नाम याद रखिएगा, इसके टर्म्स याद रखिएगा, MCQ में ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। बात आगे बढ़ा जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे किया जाता है। वैसे तरीका तो इंटीग्रेशन करने का वही है जो पुराने में था, बस ये आपको तरीका सिखाता है कि इंटरनल घुस के कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सी डी जेड, इसे सॉल्व करना है, यूज़ करना है ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं भाई। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट लगाने का सिर्फ छोटा सा पर्पज़ ये होता है बच्चों कि अगर n की वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा ले लें, मतलब इतने ज़्यादा हम लोगों ने रिंग्स ले लिए हैं कि वो इनफाइनाइट रिंग्स ले लिए, बहुत ज़्यादा ले लिए, तो वहाँ पे अगर वो उसकी स्थिति अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाली आ रही हो, तो लिमिट उसको हटाने की कोशिश करेगा, बस बहुत ज़्यादा और अंतर नहीं लाएगा। आप इसकी जगह पे डायरेक्ट सिग्मा वाला फॉर्मूला भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से n तक जाता है, ये आपको पता है, एफ ऑफ ज़ीटा आर जेड आर माइनस 1, वैल्यू रखिए ज़रा, लिमिट हो गई n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा तो ठीक है अपना, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा तो भी वही रहेगा, एफ ऑफ डे ये ज़ीटा आर की वैल्यू तो 1 है, और ये क्या है, जेड आर माइनस 1, जेड आर माइनस 1। अब क्या करिए, आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाइए इसमें, तो चलिए रखते हैं, तो इज इक्वल टू हो गया भैया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक बार और लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 1 से n, और अपना जेड आर माइनस 1 रखिए। r की वैल्यू पहले आप 1 रखेंगे, जब आप 1 रखेंगे तो यू विल गेट व्हाट, z1 माइनस जेड नॉट, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि सिग्मा यही तो करता है, फिर 2 रखेंगे, z2 माइनस z1, ऐसे z3 माइनस z2, कहाँ तक जाएंगे, आर की वैल्यू n तक रखेंगे, तो zn माइनस 1 यहाँ तक रखेंगे, है ना। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसका पहला और उसका दूसरा कट जा रहा है, तो ऐसे ही ये फैक्टर और इसके पहले का जो फैक्टर होगा उसका भी पहला और इनका दूसरा भी कट गया होगा, तो कुल मिलाकर के बच क्या रहा है लास्ट में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, zn बच रहा है लास्ट में, और ये z नॉट बच रहा है। अब आप दोनों में लिमिट लगा देंगे तो zn की वैल्यू आपकी लास्ट वाली वैल्यू यानी b है, और स्टार्टिंग वाली वैल्यू a है। वैसे भी अगर आप ध्यान दीजिए,
डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक लगानी है, शॉर्ट ट्रिक क्या, आप बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, वैसे सोचो ना सिंपल सा। 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिंपल सा z ही आ जाएगा। और स्टार्टिंग और एंडिंग हमारी लिमिट्स क्या हैं भाई, 1 का इंटीग्रेशन ऐसे तो लिखा है 1 dz, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा z। और लिमिट्स क्या है, a से b, a से क्या है, a से b है लिमिट्स। रख दो भैया a से b। कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया हम लोगों ने ए बी इनिशियो मेथड से, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा ही काम है बच्चों। आपने डायरेक्टली कैसे जाना कि एफ जो फंक्शन अंदर दिया होता है उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन का रूल की बात कर रहा हूँ। ये कैसे जाना, ये उसके इंटरनल जो काम होता है यानी डिस्क्रिप्टिव वे में जो काम होता है वो यही होता है, यही करना पड़ता है। आई थिंक द थिंग्स इज क्लियर टू यू राइट नाउ, क्लियर है ना। तो ये आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, इसे डायरेक्टली डायरेक्टली ओके, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बोले कि इवेल्युएट करना है आपको एफ जेड डी जेड वेयर सी इज अपर हाफ ऑफ द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 1। ये एफ जेड नहीं है बच्चों, ये मॉड जेड है यहाँ पे, ठीक है। ये एफ जेड नहीं है, ये यहाँ पे मॉड जेड है। भाई एफ जेड कैसे कर लेंगे, बिना किसी फंक्शन के कैसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये अपना है मॉड जेड, ठीक। इसे हमें इस सर्कल पे ध्यान दे करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये सर्कल वैसे है क्या, और इसने बात किस चीज़ से की, इसने अपर हाफ की बात की बच्चों, ठीक है भैया। अपर हाफ की जब बात की है तो चलिए बना लीजिए थोड़ा सा। ये हो गया हमारी लाइन। अपर हाफ मैंने बताया है 4 तरीके के हाफ प्लेन होते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं ये हम स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये हमारा सर्कल हो गया अपर हाफ, ठीक। इसको अगर हम देखें तो सिंगल एक ही चेन बनी हुई है ना, एक ही चेन में सारा काम हो गया। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ लिखें ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये z नॉट की वैल्यू हमारी -1 है, क्योंकि भाई ये देखिए अगर आप तो एक ही लेंथ का, एक ही रेडियस का वो हमारा सर्कल है, और ये क्या हमारा zn इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम ऐसे करते चले जाएं तो z1 z2 जैसे उसमें बनाया था ना, ऐसे करते 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 zk, है ना, वैसे आपका रिलेट करें तो ये ज़ीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ज़ीटा 1 ज़ीटा 2 करके, है ना, ज़ीटा 2 ऐसे करते 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 ज़ीटा के zn की वैल्यू 1 है, तो यानी लिमिट हमारी 0 से 1 हो गई। तो कुछ करना थोड़ी है, रिलेट करिए, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ ज़ीटा के ज़ीटा आर मान लीजिए, एफ ऑफ ज़ीटा आर, या सिर्फ ज़ीटा ही लिखे रहने दीजिए, इज इक्वल टू मॉड लगा लीजिए भाई, है ना, यही तो है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, मॉड ऑफ जेड एक ही बात है। अच्छा ठीक है, अब हमें डायरेक्ट ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे सीधे करिए। इंटीग्रेशन ऑफ कर्व लगा दिया हमने, एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू वही हमारी, इज इक्वल टू लिमिट लग गई, एन टेंस टू इन्फिनिटी हो गई, है ना। सिग्मा लगा लीजिए, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक चले जाना अपने को, एन तक, ठीक है। उसके बाद अपना फंक्शन अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 1, तो मॉड जेड यानी 1 ही दे रखा है, और उसके साथ जेड आर माइनस 1, फिर वही चीज़ हो जाएगा। आपने इसी को तो सॉल्व किया, अभी करते हैं सॉल्व, इक्वल टू हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अपना रखना शुरू करिए, z1 माइनस जेड नॉट प्लस z2 माइनस z1 प्लस डॉट डॉट, वो मॉड जेड की वैल्यू वहाँ की वजह से हमने लिमिट रखी वहाँ पे मॉड जेड की, तो वो तो 1 ही मिल गया हमें। लाइन इंटीग्रल लाइन पे चलना है, लाइन हमारा मॉड जेड की वैल्यू 1 देता है, इसलिए हमें रखना पड़ गया zn माइनस 1। यहाँ पे कई सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये वैसे पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे मॉड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, zn माइनस जेड नॉट, रखिए वैल्यू लिमिट पे,
जेड एन हमारा 1 है और जेड नॉट हमारा देखिए -1 था, तो 1 + 1 कितना हो गया भैया, 2 हो गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। वैसे भी यही आना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना? ओके, देखिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स जेड बार पे। जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू 4 + 2i पे कर्व दे रखा है t² + it। ठीक है, तो भैया यहाँ से डी जेड पहले निकाल लो, है ना? डी जेड निकालेंगे, जरा डी जेड की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो 2t + i बन जाएगा। ये t की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और dt भी तो आएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, अब हमको पता है यही हमारा x + i y भी होता है z की वैल्यू। कंपेयर करेंगे, यहाँ ना लिखें तो सही रहेगा, एक सेकेंड। बिकॉज z इज इक्वल टू x + i y और यहाँ इन्होंने दिया है t² + it। रिलेट करें, अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू t² आ गई और y की वैल्यू t आ गई। इतना जब आ गया तो भैया वो वैल्यू निकाल लीजिए ज़रा इसकी। आप रखेंगे एट, देखो एट z इज इक्वल टू 0, जब z 0 है यानी x भी 0 और y भी 0, तो यहाँ से t क्या मिलेगा, t भी 0 मिलेगा। ठीक है, और एट z इज इक्वल टू 4 + 2i अगर करें तो रिलेट करिए, ये हमारा x होता है ना, और x हमारा t² है। t² की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सिंपल सा 2। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यानी हमारा इस पे बात करें तो ये पॉइंट जो मिलेगा वो 0 0 मिलेगा, और जो ये पॉइंट मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू वैसे 2 मिलेगी यहाँ पे। तो जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो इससे पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए इंटीग्रेट करना है हमको z बार पे, z बार dz। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। हमारी इंटीग्रेशन जो है 0 से 2 तक की है। z बार की वैल्यू, भाई z की वैल्यू थी t² + it, z बार की वैल्यू होगी t² - it। ठीक है, और dz की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 2t + i और dt। मल्टीप्लाई कर लीजिए, होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, जो भी हो सॉल्व हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में t कॉमन आ रहा है। t कॉमन लोगे तो t - i बनेगा, तो मन है तो ले लो, नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो। पूरा मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो 2t³ - it² और प्लस t और dt। इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे करते हैं जैसे करते हैं कर लेते हैं। t⁴/4 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल होगा तो नीचे 2 बन जाएगा। फिर आई यहाँ पे t⁴ का, तो t⁴3/3 हो जाएगा, और t का कितना हो जाएगा बच्चों, t² / 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपना वैल्यू रख दीजिए 0 से 2, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा नहीं। इसे सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख करके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 - 8i/3। तो ये है हमारा अलोंग द पाथ। पहले हमें ये वैसे हम लोग जानते हैं, वैसे वेक्टर कैलकुलस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी लाइन इंटीग्रल पढ़ा था। लाइन इंटीग्रल, एरिया इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये वही लाइन इंटीग्रल की बात कर रहा है एक तरीके से। वहाँ पे रियल था, रियल में वेक्टर फॉर्म था। यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की जान, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आने वाली है, विच इज़ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकलेगा भाई इंटीग्रल फॉर्मूला, क्या है ये, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ज़्यादा। अगर हम कहें इफ़ जो हमारा f(z) हमारा फंक्शन है इज़ एनालिटिक, अगर वो एनालिटिक है बच्चों, एनालिटिक यानी
उसके अपने जिस भी पॉइंट पे बात करेंगे उस पॉइंट के आसपास सब जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसके नेबरहुड में। ऑन अ क्लोज्ड कंट्यूर, जो हमें ग्राफ लेना है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड कंट्यूर होना चाहिए, ठीक। एंड देन, नहीं एंड लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, देन एट, मान लेते किसी एक z इज इक्वल टू ए की बात की जाए, अगर z इज इक्वल टू ए की बात की जाए तो एक फॉर्मूला है कि उस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे होंगे, तो वो इसके बराबर होगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस ए डी जेड। मतलब जो चीज़ यहाँ पे होगी उसी के बारे में यहाँ पे बात होगी, उस इसको छोड़ करके बाकी सब का सब हम फंक्शन ऑफ जेड के अंदर ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस पे बात होगी उसको हम नीचे छोड़ देंगे, बाकी सब हमारा एफ ऑफ जेड हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब इसका एक और कंसिक्वेंस है, एक और परिणाम है, वो क्या है देखिए, ये तो सिंपल था, फर्स्ट फॉर्म था इसका, ठीक है, इसका ये फर्स्ट फॉर्म था। सेकेंड फॉर्म देखते हैं। देखिए, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ अगर, ठीक। और मान लेते हैं जितने भी हम ऑर्डर में डिफ्रेंशिएशन करें सबके सब एग्जिस्ट भी करने चाहिए, ठीक। मान लेते हैं कि एफ जेड जो है हमारा पिछले वाले की तरह ही है, इज एनालिटिक इन क्लोज्ड कंट्यूर सी, ठीक, एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। उसके बाद देखिए क्या होगा, देन जो हमारा फंक्शन है बच्चों उसका n बार अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 पाई आई आया था, तो वो n फैक्टोरियल ऊपर आपको देगा, अपॉन में 2 पाई आई तो रहेगा ही, ठीक। इंटीग्रेशन सी, ऊपर एफ जेड तो एफ जेड रहेगा ही, और नीचे z माइनस ए होल पावर एक अधिक n+1 और डी जेड। अभी ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट बताया जा रहा है जिससे आप एग्जामिनेशन में एमसीक्यू को ओवरकम कर पाएँ। अभी इसको करने का तरीका, ये कैसे यूज़ होता है, अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों करते हैं ऐसा, क्या खासियत है इसकी, ठीक है। देखिए, इसके बाद भी एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट मतलब 3-4 पॉइंट और हैं एक्स्ट्रा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको कर लेते हैं। कोशिश रहेगी कि सारा का सारा ख़त्म कर दे इसी में ही, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए कुछ भी छूटे ना, इसलिए मैं 2 वीडियो में इसको कवर करूँगा, ठीक है। देखिए, कॉची इनइक्वालिटी क्या है, अगर मान लेते हैं कोई क्लोज कॉची ने हमारा पूरा का पूरा क्लोज कंट्यूर पे ही बात की और एफ जेड हमारा हमेशा से क्या होना चाहिए, एफ जेड हमारा एनालिटिक है, ये इसका स्टेटमेंट है, ऑन अ क्लोज्ड कर्व। कर्व की जगह यहाँ क्या बोलते हैं, कर्व तो रियल में बोलते हैं, यहाँ पे कंट्यूर बोलते हैं। क्लियर बात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्लोज कंट्यूर बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सर्कल भी बोल सकते हैं, हालांकि केवल सर्कल ही नहीं, सारी चीज़ बहुत जितने भी क्लोज्ड हैं वो सारे के सारे एक एग्जांपल के तौर पे सर्कल दिमाग में रखिए। देन एक छोटी सी हमारी इनइक्वालिटी इन्होंने दी थी कि अगर हम बात करें z माइनस ए इज इक्वल टू आर। अब ये पता है क्या, ये किसकी इक्वेशन है, जो मैंने ऊपर सर्कल लिखा था उसी की इक्वेशन है। कैसे कि वैल्यू में z में से a हटाया तो हमारा इक्वल टू मॉड में r आ गया, तो ये आप इसको ब्रेक करोगे ना बच्चों, z की जगह पे x प्लस आई वाई लिखोगे और उसे जब आप सॉल्व करोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बराबर r होगा रूट के अंदर, तो उधर स्क्वायर लगा दो तो एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
अगर ये दोनों हमारे पास कंडीशन है कि हम जो एफ जेड है उसका भी मॉड लें तो किसी एक वैल्यू m से ये लेस देन इक्वल आ जाए, ठीक, फॉर ऑल z ऑन c, मतलब इन सारी z के अंदर हम सारी वैल्यूज़ की बात करें जो हमारे कर्व पे पड़ रही हैं, z की सारी वैल्यू अगर हम ले सकें एक एक करके, तो ऐसे में ये एक हमें इनइक्वालिटी देता है। वो इनइक्वालिटी क्या है, कंडीशन ये दोनों थी हमारी, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी हम n बार अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसमें रख दें a, उसका मॉड ले लें, तो वो लेस देन इक्वल टू m इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में r टू द पावर n, रेडियस पावर n के इक्वल हो जाएगा। ये जितने भी कंडीशन बच्चों लिखी हैं सब की सब याद रखनी है कॉची इनइक्वालिटी के केस में, ठीक। अभी कैसे यूज़ होगा वो हम लोग इस वीडियो में हो सकता है आ जाए वो, या तो अगले वीडियो में आ ही जाएगा, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना है विद इन द सर्कल मॉड z इक्वल टू 2, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 2 है और पॉजिटिव सेंस में हमें काम करना है। तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या कहना क्या चाहता है। देखिए पहले तो अगर हम ये बना लें कुछ इस तरीके से, ठीक, हम यहाँ पे सर्कल बनाने जा रहे हैं छोटा सा, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, गलत जगह बन गया। सेंटर मान लेते इसका जो है वो यहीं पे है 0 0 पे, ठीक है। तो सेंटर 0 0 पे है। अब हमें बात करनी है पॉजिटिव सेंस में। अब देखिए ये जो 2 बोल रहा है ना बच्चों, ये 2 जो होगा इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 2,0 होगा, इधर भी आपका -2,0 होगा, ठीक है। ऊपर में 0,2 होगा और नीचे में 0,-2 होगा। तो इन्होंने जो रीजन दिया है वो हमारा यही है, इसके अंदर हमें रहना है। तो रिलेट करते हैं, इसने बोले पॉजिटिव सेंस की बात करनी है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करें तो एफ जेड की वैल्यू देख पा रहे होंगे आप, एफ जेड, तो एफ जेड ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे के जो दोनों हमारे ब्रैकेट्स बने हैं, एक 9 - z² और एक है z+i। तो बच्चों जो 9 - z² यहाँ से z की वैल्यू अगर आप देख पा रहे होगे तो z की वैल्यू आएगी +-3, जो कि इससे बाहर चली जाएगी। तो जो चीज़ बाहर चली जाएगी, देखिए अब उसी का यूज़ बता रहे हैं, जो चीज़ बाहर चली जाएगी उसे हम एफ जेड में काउंट करेंगे, और जो चीज़ बाहर नहीं जाएगी अंदर आएगी उसे हम अलग रखेंगे। जैसे z = -i, z अगर इसे हम 0 करें तो z = -i निकलेगा, यहाँ से -i देखिए यहाँ पे आ जाएगा, रिलेट करिए, तो ये क्या है, -i ही तो है, ये तो -i है, ठीक है। तो एफ जेड हमारा क्या हो गया बच्चों, z/9 - z²। ये याद रख पाएंगे, जो यहाँ पे रीजन दिया होता है उस हिसाब से ये जो अंदर नहीं पड़ेगा उसको हम एफ जेड में काउंट कर लेंगे, जो अंदर पड़ेगा उसे वैसे रहने देंगे, वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा हमारा, उसी से तो हमारी जो एफ ए की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब देखिए बिकॉज हमें पता है कि जो भाई एफ ऑफ ए का फॉर्मूला होता है =, क्योंकि इसकी पावर तो है 1 ही ना, ज़्यादा तो है नहीं, है ना। तो यानी ये पहला वाला कॉची इंटीग्रल फार्मूला, पहला वाला, हायर वाला नहीं है। तो एफ ए का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब जेड माइनस ए की जगह यहाँ पे z+i है डी जेड, यहाँ से सिर्फ हम इतने की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2πi इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा करके, तो ये भी कर लेते हैं काम, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एफ डी जेड = 2πi एफ ऑफ ए। वैल्यूज़ रखिए बच्चों, आपने वैल्यू रखी, वैल्यू क्या है आपकी, एफ जेड, तो भाई एफ जेड तो हमारा जेड ही है, अपॉन में ये हमारा z+i है, डी जेड हो गया इक्वल्स टू, एफ जेड नहीं लिखा मैंने,
एफ जेड रहेगा ना, एक सेकेंड, अच्छा वैल्यू तो लिखी दी है मैंने, तो 2 पाई आई तो रहेगा ही, है ना। और एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस आई, है ना, रिलेट करिए, तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। आपने एफ जेड क्या माना था, अभी देखिए पीछे देखिए, एफ जेड यही तो है, यहाँ पे रखिए जेड की जगह आई, जब जेड की जगह आई रखोगे तो यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ माइनस आई, सॉरी रखनी है, माइनस आई रखनी है, तो माइनस आई अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर, यानी माइनस आई स्क्वायर नीचे हो जाएगा, 9 माइनस माइनस आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस आई और नीचे में आई स्क्वायर -1 यानी +1, 9 1 10, यानी माइनस आई अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इज इक्वल टू 2 पाई आई, ठीक है, इंटू माइनस आई अपॉन 10। सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर -1, 2 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस यानी माइनस पाई, माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस तो पहले से है ना, तो पाई अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो जिसमें ज़्यादा बार है, यानी जिसमें हायर का यूज़ किया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें मॉड जेड इक्वल टू 1, यानी सर्कल हमारा एक लेंथ का है, एक रेडियस का है, ठीक। तो अगर आप पाई/6 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 तो इस सर्कल के अंदर जरूर आएगा, इसका मतलब ये हमारा इस पे पूरे पे वर्क करेगा। तो एफ जेड यहाँ पे क्या होगा, एफ जेड ध्यान से देखिए, एफ जेड तो सिर्फ हमारा sin पावर 6z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उसके अंदर ही पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पावर 3 है, यानी यहाँ पे हायर डेरिवेटिव वाला लगेगा, और पावर भी अगर रिलेट करें तो n+1 वहाँ पे रिलेट करें फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, यानी हमें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बारी करना पड़ेगा। तो चलिए हम 2 बारी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एफ ऑफ जेड का, एक बारी किया तो 6 और साइन की पावर 5z, और फिर साइन का करेंगे तो कॉस जेड हो जाएगा, एक बारी और कर लीजिए, 2 बार करना पड़ेगा एफ डबल डैश जेड, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30, 30 साइन पावर 4z, फिर कॉस जेड छूट जाएगा और फिर माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे आप इसको करेंगे कॉस को तो भी साइन में ही बदल जाएगा, हालांकि साइन पावर 6z ही हो जाएगा। तो इतना तो हो गया। अब ये इसमें हमको क्या करना है, z की वैल्यू कितनी है, पाई/6 रख लीजिए, पाई/6 रख के सॉल्व करेंगे, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 21/16 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हायर डेरिवेटिव का, आपको पता है, एफ ऑफ एन बार डिफ्रेंशिएशन ए रख करके क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई, और अपना इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन एक्स जेड माइनस ए होल पावर n+1 डी जेड, ये होता है। अब यहाँ पे सिर्फ इतने की वैल्यू निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड की वैल्यू हमारी साइन पावर 6z है, अपॉन में हमारा हो गया z माइनस पाई/6 होल पावर 3 डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कितने हैं यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और हमारा f डबल डैश ऑफ पाई/6, हमने पाई/6 की वैल्यू निकाल रखी, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया, पाई/आई, ठीक है, और इसकी वैल्यू आई 21/16, तो आंसर कितना हो गया भैया, 21 पाई/आई अपॉन 16। तो हायर का भी समझ में आ गया और सिंगल वाले का भी समझ में आ गया। इसके आगे की कथा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली, या बिल्कुल श्योर ही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।